हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता पारेख, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता और मैं आपका गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा शिक्षण में जो मनोवैज्ञानिक सूत्र होते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक सूत्र के माध्यम से ही हम भाषा शिक्षण को बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। भाषा ही तो वो माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपने शिक्षण कार्य को बहुत प्रभावी ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और अगर भाषा सरल हो तो वो छात्रों तक हमारा सिखाया हुआ बहुत ही आसानी से उन तक पहुंच पाता है। और अगर मान लो कि सामने आपके हिंदी मीडियम के बच्चे बैठे हैं और उनके सामने अगर आप इंग्लिश में स्पीच दे रहे हो तो उनको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अतः हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम हमारे सामने जो सीखने वाले बैठे हैं उनके सामने हम उसी भाषा का प्रयोग करें जिनका कि उन्हें ज्ञान है। तो भाषा के माध्यम से ही हम अपने पूर्वजों के जो अनुभव, उनके विचार हैं, उनको हम लिखित रूप में हम संरक्षित करके रख पाते हैं, जिससे कि हम उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें। तो क्लास में जो शिक्षण करवाया जाता है टीचर के माध्यम से, वो कुछ सूत्रों के माध्यम से करवाया जाता है जिससे कि छात्रों को वो बहुत आसानी से और सरल तरीके से समझ में आ सके। और ये शिक्षण सूत्र कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो छात्रों का हमें प्रीवियस नॉलेज पहले चेक करना चाहिए कि छात्रों को जो हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय के बारे में क्या ज्ञान है। तो जो ज्ञान उन्हें उन छात्रों के पास होता है उसी ज्ञान को हमें नवीन ज्ञान से जोड़कर और उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार हम छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा सकते हैं। दूसरा आता है सरल से जटिल की ओर। छात्रों को हमें सर्वप्रथम हमें सरल विषयों का ज्ञान करवाना चाहिए। सरल जो बिंदु होते हैं उनका ज्ञान करवाना चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट है उस विषय में बना रहे। और सरल विषयों का ज्ञान करवाने के पश्चात हमें उन्हें कठिन विषयों का ज्ञान देना चाहिए जिससे कि बच्चे शिक्षण कार्य आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो छात्रों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें पहले उनको पूरा स्थूल जो आकार है वो उनके समक्ष हमें प्रस्तुत करना चाहिए। उसके पश्चात हमें उसके छोटे छोटे, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं और हम उन्हें गाय का निबंध लिखवा रहे हैं या वो पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनको पहले ये बताना होगा कि एक चौपाया जानवर है जिसे कि हम गाय कहते हैं। और सूक्ष्म तो हम उसके 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूँछ होती है, जो भी उसका पूरा शरीर का विवरण। तो बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये उसका स्थूल रूप है और उसके पार्ट्स के बारे में बताया वो सूक्ष्म रूप है। इस प्रकार हम कोई भी विषय पढ़ाएं उसमें हम पहले बच्चों के समक्ष स्थूल रूप को प्रस्तुत करें, उसके पश्चात हमें उसके सूक्ष्मता से अध्ययन करवाना चाहिए जिससे कि अध्ययन करने में सरलता हो जाती है। नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर। ये भी स्थूल से सूक्ष्म के माध्यम पूर्ण से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की भांति ही है। इसके अंदर हमें पूर्ण, जैसे कि हम हिंदी में अगर हम पढ़ा रहे हैं रामायण के बारे में, बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें पहले बच्चों को हमें पूर्ण रामायण का जो कथा है वो हमें सारांश रूप में बच्चों को सुनानी पड़ेगी। उसके पश्चात वो कथा सुनाने के पश्चात हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि दशरथ कौन थे, राम कौन थे, राम को वनवास क्यों हुआ, सीता कौन थी, भरत कौन थे, भरत का क्या रोल रहा इसमें। तो ये हम पूर्ण से अंश की ओर आ जाते हैं। मतलब हमने सब पूरी कथा पहले बता दी, उसके पश्चात हम उसके छोटे छोटे अंशों को या उसके पात्रों के बारे में हम जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसके अंदर हम गणित के अंदर हम ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे गणित के अंदर हम पहले बच्चों को सूत्र बता देते हैं और उदाहरण समझा देते हैं। उदाहरण के माध्यम से ही हम दूसरे सवाल होते हैं वो
समझाते हैं। तो ये हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि हमने पहले उनको सूत्र बताया कि इस सूत्र के आधार पर आप ये सवाल कर पाएंगे। तो उसी सूत्र के आधार पर हमने एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया, और उसी उदाहरण को प्रेरणा मानते हुए उसी के अनुसार वह अन्य सवालों को हल कर पाएगा। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम, तो पहले हम बच्चों के समक्ष एक समस्या रखेंगे जिसके बारे में सभी बच्चे अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, और उसके पश्चात हम बच्चों से उसके बारे में हम प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे उसके बारे में तर्क कर सकें। इस प्रकार नेक्स्ट आता है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित, हमने बच्चों के सम्मुख एक कोई भी टॉपिक रख दिया और उसके बारे में सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कह दिया, तो सभी अपनी कल्पना करेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो वो हो गया अनिश्चित रूप। और लास्ट में हमने उसका जो निश्चित रूप है, जो उसका हल है, वो हमने बच्चों के सामने रखा, तो वो हो गया उसका निश्चित रूप। तो बच्चे अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ेंगे और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ते हुए सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण यानी किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत विस्तार से छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। तो हमने पहले उस किसी भी विषय के बारे में पूरा विश्लेषण करके हमने उसको बता दिया। जैसे संज्ञा हम पढ़ा रहे हैं, तो व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, उन सब के बारे में हमने अलग अलग उसे बता दिया। और लास्ट में हमने उसको संज्ञा की परिभाषा बता दी कि ये संज्ञा होती है। तो पहले हमने उसको अलग अलग डिफाइन करके बताया और लास्ट में हमने उसका संश्लेषित रूप यानी उसका सार। अगर क्लास में हम कोई भी पद्य पढ़ा रहे हैं तो हमने पहले उसका पूरा भावार्थ, पूरी कविता का भावार्थ समझाया और लास्ट में हमने उसका मूल भाव समझाया, तो वो उसका संश्लेषित रूप है। नेक्स्ट आता है प्रकृति का अनुसरण। रूसो का कहना है कि छात्रों को हमें कक्षा में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वो प्रकृति से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सकें। जैसे हम अगर बच्चों को कोई भी पेड़ के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें वो चीज़ वहाँ पर लाकर बच्चों को मॉडल के रूप में दिखानी चाहिए, या फिर हमें बच्चों को पेड़ गार्डन में ले जाकर पेड़ दिखाने चाहिए, जिससे कि बच्चे उस चीज़ को देखकर समझ लें और जो समझ लेंगे उस चीज़ को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़कर शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, जिससे कि वे आसानी से और रोचकतापूर्ण तरीके से सीख सकें। लास्ट है स्वाध्याय को प्रोत्साहन। स्वाध्याय, आज हम देखते हैं कि सेकंड क्लास का बच्चा है, वो भी ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। क्यों जा रहा है? हम ऐसी आदत बच्चों में क्यों डालते हैं? बच्चों को हम शुरू से ही स्वयं पढ़ने की आदत डालें। हम दूसरों पर डिपेंड क्यों बनाएं? बच्चों को हम स्वयं उनको सिखाएं कि डेली वो 1 घंटा या 2 घंटा, जितने समय बच्चा आराम से बैठकर पढ़ सकता है उतनी देर उसको हम पढ़ाएं। उस पर पढ़ाई को थोपा नहीं जाए, उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ने के लिए दिया जाए। और बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स उसको सॉल्व करे, या फिर वो दूसरे दिन जाकर क्लास में टीचर से पूछे। इस प्रकार बच्चों को हमें स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उनको ट्यूशन की ओर प्रेरित करना चाहिए। अगर स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित होंगे तो वो समझकर सीख पाएंगे, और जो समझकर सीखेंगे वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस प्रकार बच्चों को शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से करवाने के लिए हमें इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए, जिससे बच्चे सही तरीके से अपने शिक्षण को प्रभावी ढंग से सीख पाएँ और अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।